कंसेंट्रिक शेल था, 2 शेल, आउटर शेल को हम लोग अर्थ किए थे, इनर शेल को चार्ज दिए थे। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल था बी। ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। चार्ज इंटर करता था ए से और आउट होता था बी से। हम लोग पढ़े थे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें चार्ज इंटर्स फ्रॉम ए एंड इमर्जेज आउट ऑफ बी, और जितना चार्ज ए पर इंटर करता है उतना ही चार्ज बी से आउट हो जाता है। जितना चार्ज ए पर इंटर करता है उतना ही चार्ज बी से आउट होता है। इसलिए चार्ज के अमाउंट में अंतर नहीं होता। साथ ही साथ इसके इनर शेल के बाहरी सरफेस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अकुमुलेट होता है और उतना ही चार्ज उसके इनर शेल पर इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था और उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर चला गया था। तो इसके अंदर एक ज्योमेट्रिकली बाउंडेड फील्ड स्पेस क्रिएट हुआ। ज्योमेट्रिकली बाउंडेड फील्ड स्पेस, ऐसा हम लोग पढ़े थे। एक ज्योमेट्रिकली बाउंडेड फील्ड स्पेस था और इसके अंदर फील्ड था रेडियली आउटवर्ड, इस तरह। ये फील्ड रेडियल था, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था। और इस ज्योमेट्रिक बाउंड्री के बाहर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं पाया जाता था। ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, R1 और R2 रेडियस के बीच में, इसके बाहर कोई फील्ड नहीं था, ऐसा पहली बार हुआ था। याद आया जी? ठीक है। इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे, अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सचेंज नीडेड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। जो लोग कल ज्वाइन किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी देखते रहिए। ये बराबर था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी आई थी, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, यही क्वांटिटी तय करती है कि हाउ मच चार्ज एक्सचेंज विल अकर ऑन एक्सचेंज ऑफ, हाउ मच चार्ज एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। यानी पोटेंशियल को एकांक से बदलने के लिए कितना चार्ज एक्सचेंज चाहिए। हाउ मच चार्ज एक्सचेंज इज नीडेड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। पोटेंशियल को यूनिट से बदलने के लिए कितना चार्ज एक्सचेंज चाहिए। और इसी को हम लोग एक नाम भी दिए थे, है किसी को याद? हम लोग इसको नाम दिए थे, किसी को याद है? किसी को नहीं याद है? लो, इसको एक नाम भी दिए थे, किसी को नहीं याद है? लो, तो कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, ध्यान नहीं देते हैं। कल लास्ट क्लास में ये आया था टर्म। यही वो क्वांटिटी थी जो तय करती है कि हाउ मच चार्ज एक्सचेंज इज नीडेड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूनिटी। कितना चार्ज एक्सचेंज की आवश्यकता है पोटेंशियल को यूनिटी से बदलने के लिए। नहीं याद है किसी को? अच्छा, इसको क्या कहे थे? हाँ, इसको कैपेसिटी कहे थे, कैपेसिटी।
कैपेसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम that determines the how much charge exchange is needed to change the potential by unity। इसका पोटेंशियल यूनिट से बदलने के लिए कितना चार्ज एक्सचेंज की आवश्यकता थी। दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट था, ये एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है, फील्ड स्पेस, जो ज्योमेट्रिकली बाउंडेड है। उस स्पेस के अंदर कोई फील्ड, ये रेडियल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके बाहर नहीं, जो कूलम्स लॉ का अपरेंट वायलेशन भी था। अब इसी तरह का देखना है चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स की चार्जिंग जाननी है। तो अब देखना है चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, चार्जिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। देखिए सबसे पहला एक कंडक्टर है, ध्यान से, इस पर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आप जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे तब ना पता चलेगा, ऐसे वचन सुनने में बड़ा आनंददायी लगता है। देखिए एक कंडक्टर प्लेट है, सबसे पहली बात इसका थिकनेस कंसिडरेशन में नहीं है, थिकनेस की बात नहीं करनी है अभी, इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। और दूसरी बात कि इसका एरिया कितना छोटा या बड़ा हो, इट इज पार्ट ऑफ कंडक्टिंग प्लेट ऑफ लार्ज डायमेंशन, it is part of conducting plate of large dimension, it is part of conducting plate of large dimension, बड़े आकार के कंडक्टिंग प्लेट का छोटा हिस्सा है। अब इसको हम क्यू चार्ज देते हैं। पहला केस सिंगल प्लेट है, इसको क्यू चार्ज दिया गया। अब ये क्यू चार्ज कहाँ ऑक्युपाई करेगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, चार्ज विल ऑक्युपाई द आउटर मोस्ट सरफेस, बाहरी सतह को ऑक्युपाई करेगा, इधर वाले सतह को और उधर वाले सतह को।
जो चार्ज आप दिए हैं सो इधर वाले सतह को ऑक्युपाई करेगा और इधर वाले सतह को, बाहरी सतह को हमेशा ऑक्युपाई करता है, इन साइड नहीं रहता। कंडक्टर में, इंसुलेटर का बात अलग। अब कितना दाएं जाएगा कितना बाएं जाएगा, जबकि याद रखें इस कंडक्टर के दाएं तरफ इन्फिनिटी तक कोई पोटेंशियल या दूसरा कंडक्टर नहीं, और बाएं तरफ भी इन्फिनिटी तक कोई नहीं। दोनों तरफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेस परफेक्टली आइडेंटिकल है, एक जैसा। तो हम मान लेंगे कि इधर चार्ज का बंटवारा हुआ, इस पर चार्ज आया Q2 और इस पर जो चार्ज आया वो है Q1। तो सरफेस नंबर 1 हुआ और सरफेस नंबर 2 हुआ। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 के कारण इस पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें। पॉइंट P जो है ना वो इनसाइड है और वहाँ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, तो दोनों सरफेस का फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सरफेस 1 के कारण जो इंटेंसिटी होगी वह किधर होगी, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर राइट के तरफ फोर्स रहेगा और इंटेंसिटी होगी Q/A, इट इज़ एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इसे आप डेंसिटी कहेंगे, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा। तो Q के बदले Q1 इस साइड Q1 है बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। उसी तरह E2 किधर होगा, इधर वाले सरफेस का, लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा Q2 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो EP बराबर हो जाएगा E1 किधर है, राइट साइड, और E2 किधर है, लेफ्ट साइड, और दोनों जोड़कर रिजल्टेंट फील्ड को जीरो होना है। जानते हैं फील्ड क्यों जीरो लिया गया, इसलिए कि कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो एज P इज इनसाइड द कंडक्टर, चूंकि P कंडक्टर के अंदर है इसलिए वहाँ रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होगा। अब E1 और E2 का वैल्यू रखिए, तो Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q1 बराबर हो गया Q2, और इक्वेशन नंबर 1 जिसमें चार्ज का डिवीजन हुआ था, आप जो चार्ज दिए थे वो 2 भाग में बट गया था, आप जो चार्ज दिए थे वो 2 भाग में बटा था, Q1 Q2, और ये जो रिजल्ट आया है ये कहता है कि दोनों चार्ज आपस में बराबर है। इस दोनों को अगर एक साथ मिलाएं तो इसका क्या मतलब निकलता है इसका मतलब निकलता है कि जो चार्ज आप देंगे वो दोनों सरफेस पर, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर गेट्स इक्वली डिवाइडेड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड का इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट और लेफ्ट का इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट एक जैसा हो। ठीक है, ये हुआ आइसोलेटेड, सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है जिसके दाएं भी चार्ज है और बाएं भी, जो भी चार्ज दिए हैं दे गेट्स डिवाइडेड ओवर 2 सरफेस इक्वली, लेफ्ट में और राइट में, दोनों पर। अब आगे ऐसे 2 प्लेट रख दिए जाएं तो रिजल्टेंट फील्ड किधर होगा, देखिए 2 प्लेट, दोनों में से दोनों आसपास हैं एक जैसी। ये एक कंडक्टिंग प्लेट ये लिया और इससे कुछ दूरी पर इसके पैरेलल एक दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है और चार्ज इसको दिया है, उसको भी दे सकते थे प्लस Q। अब चार्ज का बंटवारा कैसे होगा ये पता लगाना है। यहाँ आएगा चार्ज Q1 और यहाँ होगा चार्ज Q2। आप कहेंगे सर आधा आधा कर देते ना, वो अभी नहीं करिए, समझिए पहले कि कब आधा आधा हो जाता है, कब चार्ज का बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। और इंडक्शन से यहाँ आएगा माइनस Q1 और यहाँ होगा प्लस Q1।
जो चार्ज दिए उसमें Q1 इधर इंडक्शन से माइनस Q1 और दूर वाले सतह पर प्लस Q1। जो पास वाली सतह का चार्ज है इसे बाउंड इंड्यूस चार्ज कहते हैं, जो दूर वाली सतह का चार्ज है उसको फ्री इंड्यूस चार्ज कहते हैं। तो चार्ज दो तरह का हुआ, इधर और इधर। अब यहाँ 4 सरफेस दिखाई दे रहा, हम नंबर देते हैं। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3 और सरफेस नंबर 4। इन चारों के कारण दोनों प्लेट के अंदर फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है, किधर फील्ड ज़्यादा होगा किधर फील्ड कम होगा। चारों के कारण किसी एक कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी किसी एक, तो हम किस में ले, तो एक बात याद रखिए, वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस शुड बी एंड मस्ट बी ऑलवेज जीरो। यानी कंडक्टर की प्रकृति, आवेश की मात्रा, प्रकृति और वितरण, लोकेशन, पोजीशन कुछ भी हो, कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसी सिद्धांत पर हम इसके अंदर का पॉइंट लेते हैं। ये हम इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, जिसमें चाहे। तो यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज रखे, यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इस यूनिट टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिव का इफेक्ट, इस पॉजिटिव का, इस निगेटिव का और इस पॉजिटिव, चारों का इफेक्ट लेंगे और उन सब का वेक्टर सम लेंगे। और अगर उसका वेक्टर सम जीरो नहीं आया तो संभव नहीं, क्योंकि पॉइंट P इज इनसाइड द कंडक्टर और वहाँ सिद्धांत लागू है कि कंडक्टर के इधर उधर चार्ज का लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन कुछ भी हो, फील्ड मस्ट बी जीरो। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो पहले सरफेस नंबर 1 पर जो इंटेंसिटी क्या होगी, सरफेस नंबर 1 पर जो चार्ज है वो है Q2, तो उसकी डेंसिटी होगी Q2/2 एप्सिलॉन नॉट A। ये फॉर्मूला हम लोग डेवलप किए थे। अब इसके कारण दिशा किधर होगी, तो आप ही बताइए कि सरफेस 1 पर जो चार्ज है Q2 वो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव के कारण इस पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा। हो सके तो मैसेज कीजिए, फोर्स किधर लगेगा। सरफेस नंबर 1 पर जो प्लस Q चार्ज है उस चार्ज के कारण प्लेट नंबर 2 पर के इनसाइड जो पॉइंट P है वहाँ रखे गए टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स है वो फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं राइट वार्ड होगा। अच्छा, राइट वार्ड बोल रहे हैं, राइट साइड यानी राइट वार्ड बोल रहे हैं, यानी इधर की तरफ। चलिए सही लगता है, ये होगा, इसके कारण फील्ड होगा राइट। ठीक है। अब सरफेस नंबर 2 जो है उस पर कौन चार्ज है, प्लस Q1, उसकी वजह से स्ट्रेस चार्ज पर फोर्स किधर होगा ये भी बता दीजिए। सरफेस नंबर 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, आपको दिख रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस P पर फोर्स किधर होगा। सरफेस नंबर 2 पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण स्ट्रेस चार्ज पर फोर्स किधर होगा, राइट की लेफ्ट। हो सके तो बताते चलें। जी सर, बताया गया है कि इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, राइट वार्ड ही होगा। हाँ सही है, तो इसका डायरेक्शन भी राइट वार्ड ही होगा, यानी E2 भी राइट वार्ड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा क्योंकि चार्ज का अमाउंट ही अलग है, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A, और राइट है इसलिए हम प्लस ले रहे हैं। अब आइए सरफेस नंबर 3 पर कैसा चार्ज है पहचानिए, पॉजिटिव या निगेटिव। सरफेस नंबर 3 जिसे हम माने हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज, सरफेस नंबर 3 जो माने हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। तो सरफेस नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज है, उसके कारण पॉइंट P पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर होगा। सरफेस नंबर 3 पर निगेटिव चार्ज है, दिख रहा है, उस चार्ज के कारण टेस्ट पॉइंट P पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर होगा, उसी फोर्स को इंटेंसिटी कहेंगे। जवाब आया निगेटिव चार्ज। जी वो तो जवाब सही है। फोर्स का डायरेक्शन किधर लेंगे, राइट की लेफ्ट। ये सरफेस नंबर, ये तो 2 के कारण था, अब 3 के कारण जो फोर्स है वह बराबर होगा Q1/2 एप्सिलॉन नॉट A। बस इतना पूछना है कि इसकी वजह से P पर रखे गए टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। सही बात है, अट्रैक्शन होगा ना, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, इस वजह से लेफ्ट हुआ।
सही है, इसलिए हम माइनस साइन दे देते हैं। अब आखिरी सरफेस देखिए, चौथा नंबर सरफेस। तो चौथा नंबर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस Q1 के वजह से पॉइंट P पर रखे गए ट्रेस चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन सोच के बताइए। अच्छा, नहीं बता रहे हैं, नहीं, बहुत बार बार बताना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात है, ठीक है। उसके वजह से भी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, रिपल्सन है ना, E4 भी लेफ्ट होगा। तो E4 बराबर होगा बाएं, और Q1 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब सभी को जोड़ दीजिए तो EP आ जाएगा। अभी का अभी जोड़ के देखिए, अपने कॉपी में जोड़ते हैं तो और बात है, देख जुटता हुआ देखने से कभी नहीं कुछ होता है। ये देखिए, चारों को जोड़ देंगे और देखते हुए भी जोड़ सकते हैं। 2 प्लस है, 2 माइनस है, कौन कैंसिल होगा, कौन बचेगा? जी सर, क्या बताता है कैंसिल और बचा वाला? जी, वो ठीक है, वो राइट आंसर आ गया। अब जोड़, चारों को जोड़ को देखें रिजल्टेंट किधर आ रहा है। चारों को जोड़ें और जोड़ के देखें रिजल्टेंट को कितना वैल्यू आ रहा है। उसे P होना, उसको 0 होना है, क्योंकि P पॉइंट लाई इन साइड द कंडक्टिंग स्पेस। और हम लोग पढ़े हैं कि वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लोकेशन ऑफ चार्ज, फील्ड इन साइड द कंडक्टिंग स्पेस मस्ट बी 0। समझें, उसको हमेशा 0 होना चाहिए। इनका आंसर है कि रिजल्ट ये आ रहा है कि Q1 इक्वल टू Q2। हाँ, सही रिजल्ट आपका एकदम सही है कि Q1 बराबर Q2 हो जाता है। ठीक है, इन चारों को जोड़कर 0 के बराबर कर दें। क्यों करें? क्योंकि P पॉइंट कंडक्टर के अंदर है। इससे पता चला Q1 बराबर Q2। तो सबसे पहला इक्वेशन था Q बराबर Q1 प्लस Q2, और इस इक्वेशन का यूज़ करके पता चला कि बगल में एक कंडक्टर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड ऑन द बोथ सरफेस, क्योंकि दोनों प्लेट के दोनों तरफ का स्पेस एकदम आइडेंटिकल है, एक जैसा है, कहीं को दूसरा चार्ज नहीं, फील्ड नहीं, फोर्स नहीं, इसीलिए। चलिए अगला केस देखिए। एक कंडक्टर है, प्लेट है जो अर्थ किया हुआ है, यानी ये कंडक्टिंग प्लेट है जिसे हम अर्थ कर दिए। अर्थ मतलब अर्थिंग। और उसके बाद हमें पता लगाना है कि इसको दिया गया ट्रांसफरेबल चार्ज किधर जाएगा, जबकि हम सबको पता है कि अर्थेड कंडक्टर में जो चार्ज आप देते हैं वो पूरी तरह अर्थ में चला जाता है। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, और दूसरा प्लेट उसके बगल में रखते हैं। ये एकदम आइडेंटिकल है, सेपरेटेड बाय सर्टेन लैटरल सेपरेशन कुछ है, और इस प्लेट को आप चार्ज देते हैं। और अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसके बीच का स्पेस है, इसका लेफ्ट स्पेस भी है, इसका राइट स्पेस भी है, 3 तरह का स्पेस हमें दिख रहा है। समझे? तो जो आप चार्ज दे रहे हैं उसका बंटवारा सबसे पहले कीजिए। जिस प्लेट को चार्ज दिए हैं उसकी 2 सतहें हैं, और चार्ज दिया गया चार्ज कंडक्टर में हमेशा दूरस्थ सेपरेशन पॉइंट पर जाता है, फारदेस्ट सेपरेशन पोजीशन पर जाता है। तो आप जो Q चार्ज दिए हैं उसको देखिए, जो Q चार्ज यहाँ से आया, देखिए यहाँ, उसमें से कुछ इधर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑक्युपाई द स्पेस सरफेस कंडक्टर के मामले में, क्योंकि सरफेस इज द फारदेस्ट सेपरेटेड पॉइंट। तो यहाँ आ जाएगा Q1 और यहाँ आ गया Q2। ठीक है, अब इस Q1 का थोड़ा इंडक्शन की वजह से सामने बाउंड इंड्यूस चार्ज आएगा -Q1। ठीक है, और फ्री इंड्यूस चार्ज होगा उस साइड +Q1, जो अर्थ में चला जाएगा। क्यों? अर्थ में जाने का मतलब है कि +Q1 को अर्थ से आने वाला इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस +Q1 चार्ज को बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए ये फ्री चार्ज कहलाता है, जो अर्थ में चला जाता है। तो अब इस सतह पर कोई चार्ज नहीं होगा फारदर सरफेस पर, जहाँ फ्री चार्ज है, बाउंड चार्ज नहीं, बाउंड चार्ज इधर है। अब इसमें किसी भी कंडक्टर में, इसमें या उसमें, जहाँ पर आप सोचें, यूनिट टेस्ट चार्ज रखिए, और उस पर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 पर जो चार्ज कंसीडर किए हैं उसके कारण फील्ड निकालिए, फोर्स निकालिए। चार्ज जो आप दिए थे उसका बंटवारा हो गया है, समझे?
तो चलिए सब पॉइंट P पर रखे गए पॉजिटिव चार्ज पर बाकी सभी के कारण फोर्स निकालिए, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी। कैसे निकालें? तो सरफेस नंबर 1 की वजह से जो वहाँ फील्ड होगा वो राइट वार्ड डायरेक्शन में होगा और वह बराबर होगा Q2 2 एप्सिलॉन नॉट A। सरफेस नंबर 2 पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, उसके कारण भी जो फील्ड होगा वह भी राइट वार्ड डायरेक्शन में होगा और ये बराबर होगा इतना। कोई आपत्ति हो, मतलब नहीं समझे तो पूछिए। और सरफेस नंबर 3 पर जो चार्ज है उसके कारण भी फील्ड होगा, लेकिन वो राइट वार्ड नहीं होगा क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी सब रिपेल कर रहा था, इसलिए उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो लेफ्ट होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 और इनका सम EP होगा जो बराबर 0 होगा क्योंकि पॉइंट P इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस है। E1 प्लस E2 प्लस E3 और सबको जोड़ के 0 लिखने से आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q1 बराबर 0 और इससे रिजल्ट आ जाता है Q2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर B है और ये इक्वेशन नंबर A है। अब इक्वेशन B से जो कंक्लूजन आया है उसे A के साथ इक्वेट करके बताइए कि रिजल्ट क्या कहता है। जी अर्चित जी आप एकदम सही चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 पर जो चार्ज है Q2 वो रखिए इक्वेशन B से वैल्यू इसमें इक्वेशन A में और तब देखिए रिजल्ट क्या कह रहा है, समझे। यहाँ से ये जो B है, B बता रहा है कि Q2 0 है, जिसका मतलब अगर A के साथ इक्वेट कर दें तो इक्वेटिंग A एंड B, इक्वेटिंग A एंड B को एक साथ, तो रिजल्ट आ जाता है कि Q1 ही Q है, यानी जो इनर सरफेस पर चार्ज है वही है चार्ज और कोई चार्ज नहीं है। दोनों प्लेट के जो इनर सरफेस पर चार्ज है वही चार्ज है, आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी फाइनल जो कम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह होगा। अगर ये कंडक्टर है और उसके पैरेलल कुछ सेपरेशन पर एक और कंडक्टिंग प्लेट रखा गया और उस कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ करके मेंटेन करते हैं एट रेफरेंस पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल, और तब हम इसको चार्ज देते हैं इस टर्मिनल को। तो यहाँ से चार्ज इन करेगा Q और ये पूरा का पूरा चार्ज फर्स्ट प्लेट के इनसाइड वाले सरफेस पर स्प्रेड होगा, अकुमुलेट होगा। यही कंक्लूजिंग लाइन है, इसका रिजल्ट यही कहता है। और उतना ही इंड्यूस चार्ज दूसरे वाले प्लेट के इनर सरफेस पर आएगा और वो हो जाएगा -Q और उतना ही फ्री चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इस तरह एक बार फिर हो गया कि चार्ज इंटर्स एट A एंड चार्ज इमर्जेस आउट ऑफ B, यानी इसका पहला पॉइंट ये हो गया कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 पैरेलल प्लेट सेपरेटेड लैटरली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 टर्मिनल है चार्ज इंटर्स एट वन टर्मिनल एंड एग्जिट एट अदर टर्मिनल इन इक्वल अमाउंट। जितना चार्ज A पर इन करता है उतना चार्ज B से आउट हो जाता है, बीच में कोई चार्ज का स्टोरेज नहीं हुआ। पीछे वाले कल वाले सिस्टम में भी ये चीज़ देखे थे, वहाँ भी चार्ज का कोई स्टोरेज नहीं होता था। तो पहला बात तो ये है कि जो चार्ज इन किया सो आउट हुआ, यानी देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ चार्ज, देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ चार्ज, वहाँ किसी तरह आवेश का संचय या स्टोरेज नहीं होता है, देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला बात तो ये कि देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब और बातें भी देखनी है। और बातों में सबसे दूसरी बात देखते हैं, इसका 3 क्षेत्र ले लें, प्लेट से बाएं, प्लेट के बीच में और प्लेट से दाएं, और तीनों क्षेत्र में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और उस पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करें। तीनों क्षेत्र मतलब कि बाएं वाले प्लेट के बाएं का रीजन, बाएं वाले प्लेट के दाएं का रीजन और दोनों प्लेट के बीच के रीजन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और फिर देखें कि फोर्स किधर लगता है, फील्ड किधर लगता है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और हमको मैसेज भी कर सकते हैं कि क्या हुआ। यानी रीजन 1 में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर यहाँ पर हमें फोर्स दिखाना है
सरफेस प्लस पॉजिटिव प्लेट के कारण और निगेटिव प्लेट के कारण। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स किधर है? यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस प्लेट के बाएं इलाके में यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव की वजह से फोर्स किधर है? तो हमें दिखाई दे रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी फोर्स लेफ्ट है या नहीं है, ज़रा आप लोग भी सोचिए ना। देखिए, सोचिए ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से फोर्स किधर है? इसकी वजह से फोर्स राइटवर्ड है, सही है। और बीच वाले स्पेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स, अच्छा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का फोर्स भी दिखाए थे। ये E प्लस बी पॉइंट है, ये E प्लस बराबर होगा Q/2ε0A और E माइनस बराबर होगा माइनस चार्ज के कारण वो भी होगा Q/2ε0A, यानी दोनों इंटेंसिटी में मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब बाएं साइड में रिजल्टेंट फील्ड ज़ीरो है लेफ्ट रीजन में, यानी रिजल्टेंट फील्ड इन लेफ्ट रीजन इज ज़ीरो, कन्फर्म हो गया। अब राइट रीजन में भी निकालिए, हो सके तो जवाब भी दीजिए। राइट वाले रीजन में फील्ड किधर है? सबसे राइट मोस्ट रीजन जो है, मतलब सेकंड निगेटिव प्लेट है उसके भी दाएं, वहाँ पर फील्ड किधर है? निगेटिव प्लेट है उसके भी दाएं, वहाँ पर फील्ड किधर होगा? वहाँ पर फील्ड सर 1 और 3 में ज़ीरो है। अच्छा, आपका कहना है कि रीजन 1 में और रीजन 3 में फील्ड ज़ीरो है, लगता सही है। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन होगा राइट और इस निगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा लेफ्ट, यानी इस प्लेट के बाएं के इलाके में भी फील्ड नहीं होगा, जबकि चार्ज है फिर भी फील्ड नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ का क्या हुआ? अब बीच के इलाके में देखें फील्ड होता है कि नहीं, अगर होता है तो उतना ही होता है या बढ़ जाता है या घट जाता है बीच वाले इलाके में। तो बीच वाले इलाके में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन राइट है, सहमत होंगे। और निगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगा ज़रा बताइए? दोनों प्लेट के बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन राइट वार्ड है, ये हम सहमत हैं, आप भी सहमत होंगे। निगेटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स किधर होगा जरा ये भी तो बताइए। नहीं बताएंगे? ऐसा कैसे होगा, सोचना पड़ेगा। दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में हम टेस्ट चार्ज रखें तो ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण फोर्स किधर होगा? निगेटिव चार्ज के कारण फोर्स किधर होगा? राइट वार्ड होगा, दोनों राइट वार्ड, अट्रैक्शन है, इसलिए दोनों ऐड होकर और बड़ा हो जाएगा और यहाँ बीच वाले क्षेत्र में फील्ड डबल हो गया। प्लस का भी फील्ड राइट और माइनस का भी फील्ड राइट, प्लस का भी फील्ड राइट और माइनस का भी फील्ड राइट, यानी यहाँ हो गया Q/ε0A, यानी ये हो गया σ/ε0। दोनों में फील्ड जो है राइट वार्ड हो गया, दोनों की दोनों, प्लस की वजह से भी और माइनस की वजह से, ठीक है। यानी रीजन 1 में और रीजन 2 में कोई फील्ड नहीं, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, ये दो प्लेट की मदद से हम ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्योमेट्रिक बाउंड्री के अंदर सीमित है। ये बात ज़रा सोचने वाली बात है, ठीक पहले वाले सिस्टम की तरह हो रहा है। ये पहली बार आप दिख रहा है, जब पहले देखे थे कि दो पैरेलल प्लेट हों, जबकि याद रहे ये पैरेलल प्लेट छोटे नहीं, लार्ज डायमेंशन के प्लेट के छोटा हिस्सा अंडर कंसिडरेशन है और उनके बीच का गैप बहुत स्मॉल हो। अगर बीच का गैप स्मॉल क्यों ज़रूरत है? स्मॉल नहीं भी रहेगा तो भी होगा नहीं। ये जो इनफाइनाइट साइज लिए है ना, ये होता नहीं ना है, इसलिए बोला गया कि इस सेपरेशन के कंपेरिजन में साइज बड़ा, कि किसी को भी आप बड़ा बोलते हैं तो रिलेटिव ना, तो दोनों प्लेट का एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, किसके कंपेरिजन में? तो बीच के जो सेपरेशन डायमेंशन उसके कंपेरिजन में। तो ऐसी हालत में एक स्पेस क्रिएट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकली बाउंडेड रहता है, यानी बाएं प्लेट के बाएं कहीं फील्ड नहीं, उस प्लेट के दाएं भी कहीं फील्ड नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि फील्ड गेट्स ज्योमेट्रिकली बाउंडेड, वो ज्योमेट्रिकली बाउंड होता है।
और ये दूसरी पॉइंट क्रिएट हुआ कि दिस अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स होल्डिंग द इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट्स ए ज्योमेट्रिकली बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डिस्कशन का कंक्लूडिंग लाइन यही हुआ, दिस अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स होल्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इसका कंक्लूडिंग लाइन यही हुआ, दिस अरेंजमेंट ऑफ conducting plates, this arrangement of conducting plates holding the charge distribution, holding the charge distribution, holding the charge distribution creates a field। कैसा field? geometrically bounded field space creates a field, geometrically bounded field space, ज्यामितीय रूप से बाउंड है ये दोनों प्लेट के बीच का स्पेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। अब जरा निकाल लेते हैं कि टर्मिनल ए पर जो चार्ज इन कर रहा है और टर्मिनल बी से जो आउट हो रहा है उनके बीच तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस था जब हम चार्ज नहीं दिए थे, और अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस था और अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है और इसके बीच का सेपरेशन डी है और इसका प्लेट एरिया होल्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज नहीं दिए थे तब इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस था वी ए माइनस वी बी, ज़ीरो था, क्योंकि बी को तो रेफरेंस पोटेंशियल मानते हैं इसलिए ज़ीरो रखते ही। ए का भी ज़ीरो था क्योंकि जब हम बी से ए पर टेस्ट चार्ज ले आते थे तो कोई वर्क नहीं होता था, क्योंकि गैप में कोई फील्ड था ही नहीं, तो वर्क कैसे होता। गैप में कोई फील्ड नहीं था इसलिए कोई वर्क डन नहीं होता था, समझें। उसके गैप में कोई फील्ड नहीं था इसलिए कोई वर्क डन नहीं था। जब चार्ज क्यू इंटर करता और आउट होता है, यानी क्यू चार्ज का जब एक्सचेंज होता है तो इस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज आया क्यू और इस पर नेगेटिव चार्ज आया माइनस क्यू और इस गैप में एक फील्ड डेवलप हुआ ई, तो वर्क कितना हुआ और पोटेंशियल कितना रेस हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ए का, अब ए का जो फाइनल पोटेंशियल है वह हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ई डॉट डी कॉस 180 का निगेटिव वैल्यू। ऐसा क्यों लिए, तो फोर्स किधर लग रहा है, फील्ड राइट वार्ड, और डिस्प्लेस किधर करा रहे हैं, लेफ्ट वार्ड, यानी टेस्ट चार्ज को हम किधर डिस्प्लेस करा रहे हैं, लेफ्ट के तरफ। तो ये वर्क हो जाएगा प्लस ई डी कॉस 180 डिग्री, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया प्लस ई डी। ठीक है, और ई कितना है हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले थे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना होकर एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना, चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी चार्ज देने के बाद पोटेंशियल टर्मिनल डिफरेंस में डिफरेंस आया इतना, और चार्ज एक्सचेंज कितना हुआ था, तो क्यू माइनस 0। तो अब इनका रेशियो लेकर देखिए, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी क्या आता है, जैसे उसमें लिए थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी क्या आता है, थोड़ा जल्दी से रेशियो लीजिए। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा भी जैसे उसमें लिए थे अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सचेंज नीडेड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूनिटी, आ जाता है क्यू डी बटा एप्सिलॉन नॉट ए, यानी ये आ जाता है
एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी। देखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को कितना चार्ज चाहिए यूनिट से पोटेंशियल बदलने के लिए, ये डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पर, उसके स्ट्रक्चर पर, चार्ज पर नहीं डिपेंड करता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को कितना चार्ज चाहिए अपने पोटेंशियल डिफरेंस को रेज करने के लिए, या कितना चार्ज एक्सचेंज चाहिए लोअर करने के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर होल्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन rather than the amount of charge। और इसी टर्म का नाम जानते हैं क्या कहेंगे, पिछले वाले टॉपिक में भी देखे थे, इस टर्म को क्या कहेंगे, ये टर्म जो आया आपको याद, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कहेंगे, इस टर्म को क्या कहेंगे इस सिस्टम का, ये क्या है, ये समथिंग इज एसोसिएटेड विद द सिस्टम दैट डिटरमाइंस हाउ मच चार्ज एक्सचेंज इज नीडेड टू चेंज द पोटेंशियल बाई यूनिटी। जवाब आया, इसी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम लोग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दो देखें, एक और देख लीजिए, तब फिर आगे तो मैकेनिक्स भी अभी पढ़ाना है। एक और क्या देखना है बस छोटा सा, कि अगर दोनों प्लेट हो और बीच में भी प्लेट हो, तो वो वाला केस कल देखेंगे, दोनों प्लेट में से दोनों को चार्ज दिया जा रहा हो तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन कैसे लेंगे, कैसा हो। तीसरा केस सी, कि ये दो कंडक्टर प्लेट्स है और ये दो पैरेलल रखे गए और अर्थिड नहीं है, और बताया गया है कि इसको दिया गया है चार्ज प्लस Q1 और इसको दिया गया है चार्ज माइनस Q2। तो बताइए फाइनल अल्टीमेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हम किस तरह इसमें अप्रोच करें। या हमसे पूछा गया कि बीच के स्पेस की कैपेसिटी क्या होगी, या पूछा गया बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा, जबकि कहा गया कि इसको भी चार्ज दो और इसको भी चार्ज दो, इस तरह का सवाल रहता है। तो इसमें हम लोग अकेले अकेले सोचेंगे, सुपरपोजिशन सिद्धांत, हम मानेंगे कि पहले इसको चार्ज दिया गया और इसको कुछ नहीं दिया गया, तब क्या होगा, तो चार्ज का बंटवारा हुआ होगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज Q1 आ गया होगा और जो बच गया होगा सो इधर होगा Q1 माइनस Q1। ठीक है, ऐसे मानेंगे। और इस Q1 के कारण इस सतह पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा और इस सतह पर प्लस Q1 डेवलप हुआ होगा। ये सब तब हुआ होगा जब आप Q1 चार्ज दे रहे होंगे और Q2 अभी देने की बात नहीं होगी तब। ठीक है, अब जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तब आप Q2 दे रहे हैं, तब क्या होगा, तब आप Q2 चार्ज दे रहे हैं, Q2 चार्ज समझते हैं ना, हाँ, तो Q2 माइनस Q2 देते हैं, तो यहाँ पर आ गया माइनस स्मॉल Q2 और बाकी माइनस चार्ज यहाँ आ गया Q2 माइनस Q2। बोलिए संभव है ना, माइनस 12 कूलम देते हैं तो 2 कूलम इस साइड बाकी इधर, और इसी का इंडक्शन के कारण पॉजिटिव Q2 इधर आ गया और निगेटिव Q2 इधर। अब हर सतह पर दो दो चार्ज है, जैसे सरफेस नंबर 1 पर 2 चार्ज, सरफेस नंबर 2 पर 2, सरफेस नंबर 3 पर 2, सरफेस नंबर 4 पर 2। तो हर सरफेस की वजह से किसी एक कंडक्टर के अंदर इसमें या उसमें फील्ड निकालेंगे और सभी फील्ड को जोड़ेंगे और ज़ीरो के बराबर करेंगे, और तब रिजल्ट आएगा कि हाउ द चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लेट्स व्हेन बोथ प्लेट्स आर बीइंग फेड विद द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ डिफरेंट नेचर। तो इसको ज़रा अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा कैसे। यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे सरफेस 1 पर, जो दोनों चार्ज है उसकी वजह से, जैसे हम सरफेस 1 का बता रहते हैं, देख लेते हैं सरफेस 1 पर प्लस चार्ज भी है और सरफेस 1 पर माइनस भी है। तो जो प्लस वाला चार्ज है उसका इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर होगा, इतना बता दीजिए। सरफेस 1 पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर होगा, ये बता दिए। सरफेस नंबर 1 पर प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, लेकिन जो प्लस चार्ज है उसके कारण फोर्स किधर होगा बताइए, नहीं आइडिया, अरे ऐसे कैसे सोचते हैं। सरफेस नंबर 1 पर जो प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन केवल पॉजिटिव चार्ज के कारण उस पर फोर्स किधर होगा, जवाब आया राइट वार्ड होगा। सही बात है, राइट वार्ड होगा। और तो प्लस ले लेंगे, प्लस Q1 माइनस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है,
और सरफेस नंबर 1 पर जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से उस पर फोर्स किधर होगा, ये भी बता दीजिए। सरफेस नंबर 1 पर जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण उस पर फोर्स किधर लगेगा। सरफेस नंबर 1 पर जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण स्ट्रेस चार्ज पर कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, और डायरेक्शन किधर होगा, ये भी बताइए। अच्छा, जवाब आया। जवाब ये आया कि उसकी वजह से जो फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। हाँ सही है, इसका डायरेक्शन अट्रैक्शन की वजह से लेफ्टवर्ड होगा। तो ये हो जाएगा -Q2/2ε0। इसी सिद्धांत से आप चारों सतह का फील्ड निकाल कर सबको जोड़कर जीरो कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना है। इस तरह के सवाल किताब में भी हैं, अगले दिन इस पर और बात होगी, और न्यूमेरिकल्स थोड़ा बनाने का प्रयास करें। दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर पूरा डिटेल लिखकर भेज दीजिए ना कि इस सवाल को जब हम पढ़ते हैं तो ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। हम एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, मगर जब न्यूमेरिकल्स अगर नहीं बनाए और खाली थ्योरी पढ़ लिए तो कंपटीशन पास वालों के लिए तो कहीं से कोई फ़ायदा ही नहीं। ये कंपटीशन नहीं करें, बोर्ड पास वालों को।